हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। क्या देख रहे थे स्टूडेंट? सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग वाले कोर्स में हम लोग यूनिट जेनेटिक्स का टॉपिक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे थे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखेंगे और फिर हम लोग बची कुछ चीजों को देखेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होगा स्टूडेंट्स? देखो, हम लोग इस चैप्टर में मैं हर लेक्चर में आपको पिछला रिवाइज करवाती हूँ, क्योंकि जेनेटिक्स टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरलिंक वाला टॉपिक है। पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, आगे वालों ने कैरी ऑन कर लिया। तो जो भी देखो, इस चैप्टर में क्या मेनली फोकस हमें डीएनए पे करना है। पर आप एक बात बहुत टाइम से सोच रहे होंगे कि मैम डीएनए के साथ आरएनए भी पढ़ाती है, डीएनए का कंपैरिजन आरएनए से भी करती है, डीएनए का लिंकेज आरएनए से भी बिठाती है, तो आरएनए के बारे में क्यों नहीं पढ़ाती है? मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बोला था कि आज जब हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में, तो डीएनए हम लोगों ने प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, डीएनए पे जितने साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया, टाइम स्पेंड किया, उन्होंने क्या स्टडी की, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके बारे में स्टडी किया। वी हैव डिस्कस्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, और उसके बाद डीएनए को प्रूव करने वाले साइंटिस्ट फेडरिक ग्रिफ्थ, एवरी, मैकॉल्ड एंड मैकार्थी एंड हर्शी एंड चेज। इन 5-6 साइंटिस्ट का नाम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना है, क्योंकि यही 5-6 साइंटिस्ट हैं जिन्हें फाइनली ये प्रूव किया कि जो भी केमिकल हमारी बॉडी से दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जो कि एक कैरेक्टर को प्रिडिक्ट करता है, एक ट्रेट को शो करता है, एक प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, जिसकी बॉडी में प्रॉपरली कोडिंग होती है, वो डीएनए है। इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा गया है, या जेनेटिक मटेरियल को डीएनए कहा गया है। अब बात आती है कि क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए नाम का जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है? बिल्कुल है। डीएनए एक बहुत ही अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है। अबंडेंट का मतलब है आपको मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा। छोटे से छोटे यूनिसेलुलर से लेकर हम लोग, वी आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर्स ऑफ दिस अर्थ। हमसे ऊपर अभी कोई नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, इंटेलिजेंट हैं। वो मेमेलिया के लास्ट में आते हैं, भाई मेमेलिया क्लास में आते हैं, उसमें भी आप लोग लास्ट में आते हो। तो जो भी कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुए थे, वो इवोल्यूशन के साथ, ग्रेजुअल टाइम के साथ, वेरिएशंस को एक्वायर करते करते आप में आ गए, एंड यू आर द बेस्ट। और आप क्या चाहती हो कि आप में भी बेस्ट जनरेशंस क्रिएट हो। ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप अपना कंपैरिजन एंसेस्टर्स से करोगे, तो दादाजी खुद बोलते थे कि हमारे समय पर तो कोई टेलीफोन भी नहीं थे। आज तो आप लोग अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बैठा हुआ, इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन हिमालयाज, तब भी नेटवर्क आ जाते हैं, जियो का नेटवर्क हर जगह आ जाता है, और आप वहाँ पर सामने वाले को देखकर वीडियो कॉलिंग कर लेते हो। तो सी द ट्रांसफॉर्मेशन, सी द इवोल्यूशन, सी द डेवलपमेंट, सी द वेरिएशंस। पहले ये चीज़ें नहीं पॉसिबल थी, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि आज की तारीख में आप किसी भी पोजीशन पे बैठे हुए आदमी से, किसी भी लोकेशन पे बैठे हुए आदमी से जब चाहे कॉल कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो, उनकी आवाज़ सुन सकते हो। पहले जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते थे फैमिली के, तो बड़े लोग दुखी हो जाते थे कि अरे यार एसटीडी कॉलिंग होगी, टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, उधर दिन रात है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज, पेरेंट्स को वीडियो कॉल करके उनसे बात कर सकते हो। तो ये चीज़ें क्या हो गई, इवोल्यूशन से आई हैं। जैसे जैसे नीड डेवलप होती गई, वैसे वैसे इवोल्यूशन होता गया। तो यहाँ पर बात की गई है कि क्या सिर्फ डीएनए ही एक अटमोस्ट जेनेटिक मटेरियल है? यस, डीएनए एक अटमोस्ट जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसके बावजूद आपके एनसीईआरटी की बुक में एक टॉपिक दे रखा है आरएनए वर्ल्ड। तो मतलब आरएनए ज़्यादा है, आरएनए का फीचर ज़्यादा है, आरएनए के पास ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग आरएनए वर्ल्ड करके पढ़ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। तो आप लोगों को थोड़ा भी याद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एंजाइम्स में पढ़ा था कि एमआरएनए डीएनए के टेम्पलेट पे बनता है। सुनते चलो, एमआरएनए डीएनए के टेम्पलेट पे बनता है न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद वो डीएनए की कोडिंग को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में लाता है और प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है। वो कोडिंग राइबोसोमल आरएनए, देखिए राइबोसोम इज अ मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन आवर बॉडी। ठीक है, पर प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है।
वेलिन, ग्वानिन, आर्जिनिन, लाइसिन, दुनिया भर के अमीनो एसिड्स, 21 एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो हमें खुद को ही चाहिए। तो अमीनो एसिड्स को लाने का काम करेगा ट्रांसफर। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा राइबोसोमल आरएनए पर। एमआरएनए जो मैसेंजर लाया उसके कोडिंग के हिसाब से वो प्रोटीन की सीक्वेंस को डिसाइड कर लेगा, और जो भी जेनेटिक कोड मुझे एक्सप्रेस करवाना होगा वो दिख जाएगा। तो जीन अपने अंदर जो कैरेक्टर लेके बैठा हुआ है कोडिंग के थ्रू, ध्यान से सुनना, जीन और डीएनए जो अपने अंदर किसी भी कैरेक्टर को कोड कर रहे हैं, चाहे वो स्किन कलर हो, चाहे वो आई कलर हो, मैं बार बार चीजें रिपीट करूं, ध्यान से सुनो, स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, ये चीजें, जैसे आप पेरेंट हो, आप चाहते हो अगर आपका स्किन कलर अगर बच्चे में चला गया है तो वो पर्टिकुलर जीन जिसके लिए कोड कर रहा होगा वो जीन आपके अंदर गया है और उस जीन ने प्रोटीन सिंथेसिस करके वो एक्सप्रेशन दिखाया है, इसलिए आपका स्किन कलर आपके पापा से मैच करता है। बात क्लियर हुई? तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि आरएनए का इवोल्यूशन, आरएनए का सिग्निफिकेंस, आरएनए का महत्व, आरएनए के कैरेक्टरिस्टिक, आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का फंक्शन, आरएनए का टाइप्स लाख गुना ज्यादा है डीएनए से? आप बोलोगे यस। फिर आप बोलोगे क्यों? डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल। अरे डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कर सकता है। डीएनए की दिक्कत क्या होगी कि डीएनए ने अपने आप को बहुत ही सुप्रीम कैटेगरी में ले आया। डीएनए ने बोला मैं कोई प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करूंगा। कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे शो करना है, ये मेरी हेडेक नहीं है, ये आपकी हेडेक है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी का बॉस बोल देगा कि मैंने टारगेट दे दिया है, अब तुम कितने भी बंदे हायर करो लेकिन मुझे इस टारगेट तक काम चाहिए, मैं तो सिर्फ सैलरी दे सकता हूं, मैं दूसरी कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी, मैं कोई आपको पैम्पर नहीं करूंगा, मैं आपको समझाने नहीं आऊंगा या मैं आपकी गलतियां देखने नहीं आऊंगा, मैंने आपको काम दिया, आप कैसे भी करके करो। उसी तरीके से डीएनए ने बोल दिया कि आई एम द सुप्रीम वन, मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड कर रहा हूं, मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं हर छोटा काम देखने लग गया तो मैं बाकी काम कब करूंगा? तो आरएनए का इवोल्यूशन हुआ। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए क्या है? पहला जेनेटिक मटेरियल था जो खोजा गया, डिस्कवर किया गया और इवोल्यूशन की कैटेगरी में आया। इवन डीएनए आरएनए से इवॉल्व है। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि हाउ डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। तो यही सिनेरियो आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है और खत्म करना है। देखो, पिछली क्लास में वी हैव डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग। आज हम लोग देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में मेजर डिफरेंसेस आपको क्या नजर आते हैं, क्यों मैं आरएनए को इतना बेनिफिशियल बता रही हूँ, कैसे एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए हेल्प करते हैं, किस तरीके से डीएनए आरएनए से इवोल्यूशन। ये 4-5 क्वेश्चंस का आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डीएनए वर्सेस आरएनए। वी मूव अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी। डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, डीएनए, सबसे पहले तो फर्क इनके नाम में ही हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज अ टाइप ऑफ। भाई हम क्या करेंगे, डिफरेंट। वर्सेस का मतलब क्या है कि हम सिमिलैरिटीज को भी डिस्कस करेंगे और डिससिमिलैरिटीज को भी एक साथ ही डिस्कस करेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब क्या बोलेंगे? मैं कह रही हूं कि दोनों ही एसिडिक नेचर के हैं। ओके, दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, बिकॉज वी आर हैविंग फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये छोड़ दो। दूसरी बात, डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। देखो, एडिनाइन और गुआनिन, मतलब जो दो प्यूरिन्स होते हैं वो डीएनए में भी होते हैं और जो दो प्यूरिन्स होते हैं वो आरएनए में भी होते हैं। साइटोसिन, साइटोसिन बोथ डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। ठीक है, थाइमीन,
सिर्फ डीएनए में होगा और यूरासिल सिर्फ आरएनए में होगा। ये यूरासिल की प्रेजेंस बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करती है आरएनए को। आगे देखते हैं फिर फर्क क्या है। इसके पेंटोज शुगर में जो सेकंड कार्बन एटम है उसमें जो आपका मेन रिएक्टिव ग्रुप है हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप वो एब्सेंट होता है और यहां पर प्रेजेंट होगा। तो जो सेकंड कार्बन है उस पे OH ग्रुप एब्सेंट। इसकी प्रेजेंस भी बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर करती है और OH प्रेजेंट। दूसरा फर्क क्या है, एक काम करो लाइन मत खींचो, लिखते चलो ऐसे। अगर हम लोग स्ट्रैंड्स की बारे में बात करें तो मोस्टली डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, देयर आर सम एक्सेप्शन वेयर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए एवरी टाइम इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, एक्सेप्शन मे बी डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखती हूं मोस्टली, क्या लिखूंगी, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड, समवेयर सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इसको लाइन की जो आपको याद रहा है, इधर डीएनए इधर आरएनए, यहां क्या है, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड, समवेयर डबल स्ट्रैंडेड। समवेयर डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डीएनए मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और कुछ कुछ वायरसेस में भी पाया जाता है, और आरएनए सिर्फ कुछ कुछ वायरसेस में पाया जाता है। मतलब आरएनए का जो इंसिडेंस है, जो अबेंडेंस है, वो उतना नहीं है जितना डीएनए का है। ठीक है, प्रेजेंट in all living organisms and some viruses also। ठीक है, प्रेजेंट इन सम ऑफ द वायरसेस, मतलब इनसे हटके होंगे। जिन वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड होगा उनमें आरएनए नहीं होता होगा, ठीक है ना, या जिन वायरसेस में डीएनए होता होगा वहां पर आरएनए नहीं होता होगा। क्योंकि वायरस में तो मैंने बताया ना आपको, आइदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर आरएनए होगा, पर दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इन सम ऑफ द रेस्ट वायरसेस, जो बच गए हैं, रेस्ट वायरसेस। अब अगर हम लोग और डीप में बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि आरएनए का जो पार्टिसिपेशन होता है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डीएनए। भाई क्या होता है कि डीएनए का काम सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरिंग है। ठीक है, डीएनए ओनली डील्स विद स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड। ठीक है, कैसे कोड करेगा, यही AUGTC, GUTTC, GWTTC। अब कभी कभार पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बन जाती है। ठीक है भाई, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो आप क्या करोगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को उठाओगे ना, जिससे कि हमें स्टिकी एंड्स मिल पाए। समझ में आया? ठीक है, एम टू स्टोर only genetic information। aim to store only genetic information। ठीक है,
और आरएनए का काम क्या है? देखो, डीएनए का काम सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, नेवर पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो गड़बड़ हो गई। जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कोडिंग के बाद अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ तो जो जेनेटिक कोड आगे ट्रांसफर होगा वो एक्सप्रेस कैसे होगा? कैसे आई कलर, हेयर कलर, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो अपीयर कैसे होंगे, एक्सप्रेस कैसे होंगे, शो कैसे होंगे, दिखाई कैसे देंगे? प्रोटीन सिंथेसिस से। तो अब देखो, गॉड कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। वो बोला ठीक है, बॉस गुस्सा कर रहा है तो हम अपने लेवल पे काम करते हैं। तो क्या हुआ, बॉडी ने क्या क्रिएट किया कि ओके आरएनए की हेल्प ले लेते हैं। भाई आरएनए पास में बैठा हुआ है ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, बोलते ना कि क्या फालतू बैठे हुए हो, चलो मैं ये काम देता। पता चला वो आदमी उस काम में इतना परफेक्ट हो गया कि आपसे आगे निकल गया। ठीक है, तो आरएनए कहीं ना कहीं आगे निकला होगा, तभी डीएनए का इवोल्यूशन आरएनए से आया होगा। जबकि डीएनए इज द मोस्ट पावरफुल जेनेटिक मटेरियल जो आपकी पूरी बॉडी की सब कुछ कोड करके बैठा हुआ है कि फिंगर्स कैसी बनेंगी, आपकी बॉडी में ये कैसे बनेगा, आई कलर कैसे बनेगा, हेड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वेदर इट इज अ सेक्स लिंक, वेदर इट इज अ ऑटोजोमल लिंक्ड, सब कुछ डीएनए के पास है। मतलब अगर डीएनए नहीं होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, फिर आप होगे क्या? आप तो कुछ भी नहीं हो। अगर आपका प्रोटोप्लाज्म खत्म कर दूं, अगर मैं आपका प्रोटीन सिंथेसिस खत्म कर दूं, मैं आपका जेनेटिक मटेरियल खत्म कर दूं, तो फिर आप क्या बचोगे? तो आपके पास कुछ भी नहीं है। यू आर लिटरली डेड। ठीक है, तो आरएनए क्या है? डील्स विथ प्रोटीन सिंथेसिस। डील्स विथ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए, फिर इसके बारे में और बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। चलो अब क्या है, मैं आपको बार बार कह रही हूं कि डीएनए का सिग्निफिकेंस उतना नहीं है जितना आरएनए का है। अगर इवोल्यूशन के बेसिस पे मैं बात करूं तो डीएनए ऑलवेज इवॉल्व्स फ्रॉम आरएनए। देखो डीएनए क्या है, डीएनए ने क्या बोला कि मैं एक सुप्रीम हूं, मैं सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करूंगा, मैं सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करूंगा, पर मैं एक्सप्रेस नहीं करूंगा। फिर क्या फायदा? जब आपने जो जेनेटिक कोडिंग करी उसको एक्सप्रेस ही नहीं किया तो उसका फायदा क्या हुआ? उसके लिए हमने आरएनए का इस्तेमाल किया। किस तरीके से किया देखते हैं। शुड आई रब दिस पोर्शन? देखो, वी हैव, अगर उसको पढ़ना है तो हमें पहले सबसे पहले आरएनए के बारे में स्टडी करना चाहिए। ठीक है, यहां से लिखती हूं मैं स्टूडेंट्स, आरएनए क्या है? 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से 3 टाइप्स के? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ये तीनों किसमें इन्वॉल्व है? भाई डीएनए इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आरएनए ने क्या किया? अपने सोल्जर्स, अपने कमांडोज, अपने हेल्पर्स तैयार किए जो तीनों किसमें इन्वॉल्व हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तीनों का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे होगा? देखो, सबसे पहले तो आपको आरएनए पैदा करना पड़ेगा। अब आरएनए कैसा पैदा होगा? एमआरएनए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमआरएनए ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। अगेन मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑन द टेम्पलेट ऑफ डीएनए इज रेप्लिकेशन, जो कि नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, तो किस तरीके से बात करेंगे कि एमआरएनए डीएनए से बनता है ट्रांसक्रिप्शन से। भले मत लिखो, आगे मैं बताने वाली हूं। अब देखो, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, एमआरएनए इस पे फॉर्म हो गया। एमआरएनए ने क्या किया? जो भी भाई जिस भी पोजीशन ऑफ डीएनए के ऊपर वो बना था उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके वो न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ गया।
साइटोप्लाज्म में आ गया तो अब साइटोप्लाज्म में इसको प्रोटीन सिंथेसिस करना है, क्योंकि जीन की कोडिंग का एक्सप्रेशन निकालना है। अब मैं कहाँ से लाऊं प्रोटीन, मैं कहाँ से लाऊं साइटोप्लाज्म में प्रोटीन? देन यू गो टू राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर, राइबोसोम सेल ऑर्गेनिल के ऊपर आरआरएनए होता है, वो एक्चुअली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, आरआरएनए। आरआरएनए के पास प्रोटीन तो है, मतलब प्रोटीन बना सकता है पर रॉ मटेरियल नहीं है। रोटी गूंदनी है पर आटा नहीं है, अब क्या करूं? तो उसके लिए बॉस टीआरएनए को बुलाओ। टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लाकर ट्रांसफर कर देता है, आरआरएनए अमीनो एसिड्स को बॉन्ड बनाकर प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन एमआरएनए को मिलता है और जो भी जेनेटिक कोड होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है। सपोज करो जेनेटिक कोड AUG आया और उसके लिए प्रोटीन की जरूरत है मिथियोनिन। मिथियोनिन को बनाने के लिए लाइसिन और मान लो आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड चाहिए, देते चलो मिथियोनिन बन गया। अब मिथियोनिन एक्सप्रेस करेगा AUG को, शायद स्किन कलर की कोडिंग हो रही हो, शायद हेयर कलर की कोडिंग हो रही हो। तो डीएनए का कोई भी रोल नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन आरएनए का बहुत बड़ा रोल है। अगर आरएनए, मेनली एमआरएनए आपके डीएनए पे बनेगा, दैट प्रोसीजर इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन और हेटेरोकैटालाइटिक प्रोसीजर, जो कि आगे देखने वाले हो। और अगर डीएनए के ऊपर डीएनए बन रहा है तो वो होगा ऑटोकैटालाइटिक रेप्लिकेशन। ठीक है, बात समझ में आई? आप लोग एक काम करो, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि डीएनए हैज नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर दैट वी हैव टू अंडरटेक द आरएनए इनटू द रोल। ठीक है, वैसे ये शायद मैंने लिखा दिया था आप लोगों को वहां पर, नहीं, हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है तो इसको बार बार नहीं लिखेंगे। अब देखो, अब बात आती है कि डीएनए का काम सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का है और आरएनए का काम प्रोटीन सिंथेसिस का है। तो ऐसे तो दोनों ही जरूरी हैं भाई। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी, या प्रोटीन है पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बात क्लियर हो रही है? पर फिर भी हम ये कहते हैं कि डीएनए आरएनए से आता है। अब कैसे आया, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। देखो, जब मैंने आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स समझाए थे डीएनए के कि एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी हैं, तो आपने सारी चीजें देखी थी। सबसे बड़ा फीचर आता है स्टेबिलिटी का। आरएनए फर्स्ट इवॉल्व्ड जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए फर्स्ट इवॉल्व्ड जेनेटिक मटेरियल है, फर्स्ट इवॉल्व जेनेटिक मटेरियल है। इवन डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। क्यों भाई? देखो, अगर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन। डीएनए क्या है? ज्यादा स्टेबल है आरएनए के कंपैरिजन। कैसे? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो एक डोरमेंट पोजीशन पे बैठ सकता है, इधर से उधर मूवमेंट उसका कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है। मान लो मूवमेंट में कोई इंजरी हो गई या वो डिस्ट्रॉय हो गया या कोई एंजाइम उसे खा गया तो फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो खत्म हो जाएगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो उसकी वजह से नहीं खत्म हो, इसलिए हमने डीएनए की कोर प्रॉपर्टी ही स्टेबिलिटी डाल दी कि भाई आपने रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपने स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप में म्यूटेशन करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर अच्छे वाले, ये होनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो अब आरएनए को क्यों नहीं यूज किया? इसका यही जवाब है कि आरएनए को क्यों यूज किया, क्योंकि आरएनए इज नॉट सो मच स्टेबल इन कंपैरिजन टू डीएनए। आरएनए रिएक्टिव बहुत है। याद करो टेबल, मैंने आपको बताया था यूरासिल, आपका ये OH ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक्टिव ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड यूरासिल, द आरएनए इज वेरी मच रिएक्टिव, इट इज नॉट स्टेबल, इधर से उधर मूव कर सकता है। तो उसके मूवमेंट का फायदा उठाया ना भाई, ये मूव करेगा तभी तो साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर आरएनए के पास जाएगा, ट्रांसफर आने को बुलाएगा। तो उसका जो रिएक्टिव वाली प्रॉपर्टी है वो हमने प्रोटीन सिंथेसिस में यूज कर ली।
भाई 2 लोग हैं, अब मैं कह रही हूँ कि मैं तो बायो पढ़ा सकती हूँ, बस मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती। अब मुझे अगर आप ज़बरदस्ती केमिस्ट्री पढ़वाओगे तो ना तो मैं 100% दूंगी, ना आप भाई ठीक है मैं रट के आपको पढ़ा दूंगी, 1-2 चैप्टर निकल गए, पर बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि मैम केमिस्ट्री की नहीं है, वो टाइम पास कर रही है, फिर आप मेरा टाइम पास कर दोगे, ठीक है। लेकिन बायो में एज एम अ डॉक्टर मुझे बायो पता है, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोर नॉलेज है बायो की, ठीक है। तो अब चूंकि आरएनए में हुनर ही इसका है, आरएनए की ऐसी रिएक्टिव प्रॉपर्टी से हमने आरएनए को बोला भाई तू तो ये बना ले, तुम तो कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर मत करो, उल्टा नुकसान ही कर दोगे। तो जो जिसमें परिपक्व था, जो जिसमें एक्सपर्टाइज था, जिसमें उसको करने के लिए सारी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने उसको वो काम दे दिया बॉडी में। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, माइटोकॉन्ड्रिया नेवर गेट इन्वॉल्व इन राइबोसोम, राइबोसोम ओके दे आर इन्वॉल्व, पर इसका मतलब ये नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया का काम करने लग जाएगा, हार्ट अपना काम छोड़कर ब्रेन का काम करने का। ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड, हार्ट इज स्पेशलाइज्ड, स्किन इज स्पेशल, तो हर किसी का अपना अपना काम है, क्योंकि वो जो चीज़ है, वो जो सब्सटेंस है, वो उस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, उसके पास उसे करने के लिए सारी फुल नॉलेज है। तो आरएनए ड्यू टू रिएक्टिवनेस, ठीक है, ड्यू टू OH ग्रुप एंड यूरासिल आरएनए इज रिएक्टिव। अब ठीक है, ये तो बात हो गई, पर अभी भी इसका आंसर तो नहीं मिला कि डीएनए आरएनए से कैसे इवॉल्व होता है। भाई सपोज करो आरएनए आया, पहले कौन इवॉल्व हुआ? आरएनए आया। अब आपने आरएनए में देखा कि यार यूरासिल भी है और OH भी है, तो बहुत दिक्कत आ रही है, तो मुझे तो स्टेबल जेनेटिक मटेरियल चाहिए। भाई ये तो अपना काम भले ही करता रहे, पर कोई दूसरा भी आ जाए जो दूसरा काम करे और दोनों का काम बढ़ जाए, ठीक है। तो आरएनए में क्या किया, थोड़े से फेरबदल कर दिए, सिंगल स्ट्रैंडेड को डबल स्ट्रैंडेड कर दिया, तो बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, रिएक्टिव नहीं हुआ, भारी भी हो गया। दूसरी बात, नाइट्रोजन बेसिस हटा दिया, यूरासिल की जगह थाइमीन डाल दिया, ओके स्टेबिलिटी गेन। OH हटा दिया, OH सेकेंड कार्बन एटम से हटा दिया, तो डीएनए क्या हो गया, आरएनए से इवॉल्व हो गया। डीएनए क्या हो गया, आरएनए से इवॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम लोग कि आरएनए में क्या क्या चेंजेस किए गए, सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड, यूरासिल की जगह थाइमीन, यूरासिल की जगह थाइमीन, ठीक है, और OH ग्रुप रिमूव्ड। तो ये क्या बात थी आपकी डीएनए वर्सेस आरएनए और आरएनए वर्ल्ड की, ठीक है। अब हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेट करना मतलब अपने जैसा और बनाना। पर जैसे डीएनए का एक स्ट्रक्चर है आपके पास, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मतलब कैसे होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप बिल्कुल एज इट इज कार्बन कॉपीज बना लो इस, तो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, ठीक है। अब मैंने आपको डेफिनेशन क्या दी थी कि डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर जब डीएनए बनेगा तो वो रेप्लिकेशन कहलाएगा। तो इस टेम्पलेट के ऊपर ये बना होगा, इस टेम्पलेट के ऊपर ये बना होगा, इस टेम्पलेट के ऊपर ये वाला बना होगा। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए फॉर्म्ड बाय डीएनए, डीएनए फॉर्म्ड बाय डीएनए, डीएनए फॉर्म्ड बाय डीएनए, ठीक है। अब देखो, कोई भी रिएक्शन होती है, एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए बना रहा है, मतलब एक तरीके से वो अपने जैसा और पॉलीमर क्रिएट कर रहा है। भाई अगर ये डीएनए मोनोमर क्रिएट कर रहा होगा तो बात बहुत अपोजिट हो जाती है, पर चूंकि ये पॉलीमर है और एक और डीएनए बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी, मतलब एक तरीके से नंबर बढ़ा रहा है अपने, रेप्लिकेशन का मतलब है इंक्रीमेंट इन नंबर, बिल्कुल एज इट इज बना रहा है,
तो कौन सा एंजाइम आपको लगता है आना चाहिए? अगर पॉलीमर बन रहा है तो पॉलीमरेज, और डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। बात क्लियर हुई? अब ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन एक तरीके से ऑटो कैटालाइटिक कहलाती है। ऑटो मतलब मैं हूं, कैटेलाइज करूंगी, अपने जैसा एक और बना दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात होती है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूं। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक तो रेप्लिकेशन का पूरा फंडा क्लियर करेंगे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बाद वी विल डू ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एंड देन ट्रांसलेशन। तो ये तीनों एक्चुअली आपको आरएनए के मतलब इसके जो जुड़ा हुआ संबंध है वो आरएनए से होगा। आरएनए का सिग्निफिकेंस पता चलेगा। ऑब्वियसली जो 3 तरीके के आरएनए वो रिपीट होंगे, तो उस टाइम तो मैंने डिफरेंसेस की फॉर्म में बताए थे। अब एक्चुअली आरएनए का जो रोल है, जो फंक्शन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको नजर आएंगे। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।